जी जनाब, तो मैं आ चुकी हूँ आज फरमाइशी खुमार जानम की मेगा मेगा लॉन्ग एपिसोड लेकर। ये 5600 वर्ड्स हैं और ये बहुत लॉन्ग है, डबल एपिसोड है, तो यकीनन आप सब खुश हो जाएंगे आज के एपिसोड पढ़ के। तो मैं भी बिना टाइम ज़ाया करे किसकी तरफ चलती हूँ, हमारे जानम बाय एसमरवा मिर्ज़ा स्पेशल 12 स्पेशल एपिसोड और बहुत ही स्पेशल मोमेंट से भरी हुई और जज्बात को हिला देने वाली एपिसोड। तो चलते हैं फ़ौरन एपिसोड की तरफ, लेट्स स्टार्ट। मेहंदी का फंक्शन शुरू था। सब बहुत हसीन था, खासकर ज़ाले के लिए, क्योंकि जिस किस्म की अहमियत वो चाहती थी अब से ज़िशान की नज़रों में हमा वक्त थी। अरमान और अनियान नरम सी संजीदगी में मुब्तला मेहंदी फंक्शन के वीआईपी नफूस थे, जिन पर आज अलग ही हुस्न उतरा था। ज़ाले ने लाला की तरफ एक बार भी शिकवा की ना निगाहों से ना देखा। वो अरमान की इतने सालों बाद किस कोशिश पर भी राज़ी थी, भले ये ज़िशान के दबाव का ही असर क्यों ना हो। वो अब खुद को अरमान की मोहब्बत से महरूम तो नहीं कह सकती थी। अनिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, वो खुश थी। इसे अरमान के दिल में अपने होने का यकीन शाम की मुलाकात ने बख्श दिया। सब वो उदास ना होने का तहैया कर चुकी थी। वो जानती थी वो अरमान के लिए अहम है और अब ये वहम ना रहा था। उसके साथ बैठा भले लाताल्लुक लग रहा हो, लेकिन उसके दिल में जितनी धड़कनें थी सबकी तवज्जो पहलू में बैठी अनिया की तरफ थी। वो जानती थी अरमान ने कैसा बुरा बचपन गुजारा। वो डरता था कि वो मोहब्बत की भयानक शक्लों को देखकर बड़ा हुआ था। इसे लगता था मोहब्बत का यकीन तो बेयकीन लोग दिलाते हैं। वो भी बाबा के मुंह से मम्मा के लिए मोहब्बत पर इस जुमले सुनता था। फिर एक रोज बाबा एक कोरियन लड़की ब्याह लाए। अरमान इस हलचल को कैसे सहता। उसका यकीन टुकड़े हो गया कि जो मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं, बावफा रहने का अहद करते हैं, वही सबसे बड़े हरजाई हैं। और अनिया उसके छुपाए हर दर्द से वाकिफ थी। वो आज तक तभी तो मोहब्बत के सफ़र में बस आगे बढ़ी थी। कभी किसी लम्हे पीछे हटने का ख्याल भी अनिया को छू कर ना गुजरा था। और अब जब वो उसकी मलकियत में था तो वो उसके साथ बैठी बस अरमान को इजहार सिखाने के तरीके सोच रही थी। इसने अपनी माँ की मौत देखी थी। उसकी माँ सिर्फ इसलिए डिप्रेशन में गई कि उसके बाबा उन्हें भूल गए, नज़रअंदाज करने लगे, मोहब्बत के इजहार से महरूम कर दिया। और अरमान को डर लगता कि अगर वो भी बाबा जैसा निकल आया, इसने भी किसी जीती जाती जागती लड़की को जिंदगी से बदजन कर दिया, तो क्या होगा। बाबा तो अपने किए जुल्म में जकड़ कर मर गए, अगर वो मर भी ना सका तो। सो अरमान के को हाथ थामने से डर लगता कि अगर इससे वो हाथ छूट गया तो उसकी जान सामने वाले की जान से पहले जाएगी। वो खामोश था, लेकिन उसका ये मतलब नहीं वो खुश नहीं था। उसे अनिया पूरी दुनिया से प्यारी थी। पैर ठीक हैं। वो ख्यालात से चौंकी। मेहंदी का इवेंट खत्म हो गया था। मेहमान जा रहे थे। जाले और जिशान भी मेहमानों को सी ऑफ कर रहे थे। सब जिशान और जाले को दोबारा से दुआएं देकर जा रहे थे, जबकि जाले ने बस सदा सुहागन रहो की दुआ समेटी, बाकी सब जिशान के हवाले कर दी। जी, आपने जो हील्स बेची वो बहुत सॉफ्ट थी। अरमान, आप मुस्कुराते क्यों नहीं है? अगर मेरी शादी की पिक्स खराब की ना अपने सड़ू एक्सप्रेशन से, तो सारी जिंदगी रोना डाले रखूंगी। वो आफत है इस नर्म सवाल के इतने बड़े जवाब से साबित भी किया। मेरी संजीदगी तुम्हारी खी से ज्यादा पुरकशिश है, अरमान ने अकड़ते कहा। तो अनिया लबों में तभी मुस्कान लिए अपने एंग्री बर्ड को कितनी देर मोहब्बत से तकती रह गई। अब उठ जाऊं मैं, ऐसा फील हो रहा है 2 घंटे से सूली चढ़ा हूं। अरमान ने गड़ाई सी लेते जब बेदहानी में बड़बड़ाने के बीच जरा गर्दन फेरी, तो अनिया दोनों हाथों से खुद को हवा देती ये दिखा रही थी कि जनाब की अंगड़ाई सख्त लगी है। अरमान ना चाहते हुए भी बहुत मुबहिम मुस्कुराया। मेरे साथ बैठना इतना मुश्किल है तो सारी जिंदगी कैसे जिएंगे? पूरी जिंदगी छोड़ें, इतनी लंबी रातें मेरी मौजूदगी में काटना मुश्किल नहीं होगा अरमान सर। अरमान ने उठ खड़ा होते एक सरसरी सी नजर अनिया पर डाली, जो खुद भी अपना मल्टी कलर लहंगा संभालती उठकर अरमान के ख्वास उड़ाने और रूबरू आ जमी। तो क्या अगर कहूँ मुश्किल है तो रातें लाइफ से निकाल दोगी? अरमान ने अपने बालों में हाथ सा फेरते दूसरे हाथ में झुककर अपना टेबल पर रखा फोन उठाया। हाँ, मैं फायजा दादो या जाले के साथ इजीली सो जाया करूंगी। अनिया ने अपनी प्यारी सी सेल्फी ली तो अरमान का गुस्से वाला फेस भी कैप्चर किए हंसी। वो मुंह फुलाकर ज्यादा हॉट लगता था। हे स्पेशल वंस, तो कैसा रहा इवेंट? क्या फीलिंग थी भाई? अरमान को कुछ कहने का मौका ना मिला, क्योंकि जिशान जाले के साथ स्टेज पर ही टपक आया। इसकी फीलिंग अच्छी थी, इसी से पूछो। मैं थक गया हूँ, दादी जान को लेकर निकल रहा हूँ, तुम जाले को ड्रॉप कर देना। अरमान ने इसी सड़े अंदाज में कहा और वहां से चला गया। पर अनिया को जरा शर्म ना थी, क्योंकि वो तो सेल्फियां लेने में मगन थी। इस आदमी को कुछ करना पड़ेगा। अरमान के इतने सूखे से रवैये पर जिशान ने जरा स्टेज से छलांग मारकर उतरते सोचा, और फिर जनाब के चेहरे पर अगले ही पल हराफाती मुस्कुराहट उतरी।
अनिया को चारों बच्चा पार्टी ने जकड़ा तो जाले जान छुड़वाती खुद भी स्टेज से उतरकर जिशान के पास आई। हे, तुम फूल घर लेकर जाओगी, गाड़ी में रखवाऊं? जिशान जल्दी से अपनी प्लानिंग के ख्यालात से निकला तो जाले को देखते ही चेहरा निखर गया। सोच लें, फिर आपके रूम में आने का कोई सॉलिड बहाना नहीं होगा मेरे पास। जाले का जवाब जीशु की तवक्को के सरासर उल्ट था। तभी जनाब की संजीदगी गायब हुई। बहाना क्यों चाहिए? क्या तुम मालिक नहीं हो मेरी? दो अलग अलग नवैयत के सवाल थे। जाले को लगा पूरा वजूद दूसरे वाले पर ठंडा पड़ गया है। मालिक? वो बोलते हकला गई। हाँ, कहते हैं मर्द जिस औरत का राजी खुशी हो उसकी मालिक कहलाती है। तुमने मुझे जिन भी हालात और दबाव में कबूल किया हो वो अलग मामला, लेकिन मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं थी। सो तुम बहाना मत करना, बस आ जाना। जाले ने जल्दी से जिशान पर से नजर हटाई। वो लोग कुछ देर लॉन में ही खड़े सब फैमिली के बीच रहे और फिर जाले भी थक गई तो जिशान इसे लिए शिराजी हाउस निकला। फंक्शन एंड होते काफी देर हो गई थी। फिजा में सर्दपन हायल था, जबकि जाले को अपने बारीक ड्रेस में सर्दी का एहसास महसूस हुआ, क्योंकि वो हमेशा विंडो खोल कर ही कार में बैठती थी, वरना उसका दम घुटता था। तभी सर तेज हवा अंदर क्रॉस हो रही थी। ये शाल ओढ़ लो। जाले जो अपनी बाजुओं को सहलाती खुद को हीट देने की कोशिश कर रही थी, जिशान ने अपनी शाल उतारकर उसके हवाले की। ये वही है क्या? जाले मुस्कुराई। नहीं, इसे तो म्यूजियम में रखवाऊंगा, इतनी कीमती हो गई तुम्हारे आंसू और नोजी से। ये दूसरी है। जिशान सरासर शरारत के मूड में था। जाले ने फौरन से वो मर्दाना शाल अपने गिर दौड़ी तो जैसे यकदम ही हिद्दत का एहसास घेर गया। जिशान, वो विंडो से बाहर ही देखकर पुकारी। तेज हवा से बाल चेहरे और गर्दन से बार बार चिपक रहे थे। जी? जिशान ने शायद जिंदगी में ये हर्फ किसी के लिए इतनी मोहब्बत से पहली बार कहा। आपके गले लगाने और माथा चुमने ने मुझे बहुत खुशी दी। ऐसी खुशी मैंने मामू से भी नहीं पाई जो आपसे मिली। ये अलग और खूबसूरत क्यों है? मैं जानती हूँ आपको बहुत अजीज हूँ, क्योंकि लाला में आपकी जान बसती है और मैं उनसे जुड़ी हूँ। आपके अंदर मेरे लिए मोहब्बत और नरमी फितरी है, लेकिन फिर भी। वो आखिरी जुमले पर जिशान की तरफ घूमी थी। वो उसकी मुस्कुराहट देख रही थी जो ड्राइविंग करने के बीच जिशान के होंठों पर रक्स कर रही थी। तुम्हें मोहब्बत और अपनाइत से गर्ज होनी चाहिए। इसके पीछे की वजह पर मत सोचो। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी उम्र संजीदा जज्बात के लिए मुनासिब नहीं। वो जिशान को ही देख रही थी। उससे ऐसे जवाब को पाकर खुद भी मुस्कुराई। आप मुझे परसों जब कोरिया छोड़ने जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, या मेरे एग्जाम्स तक वाकई रुकेंगे? वो जोक्स वाला याद है ना? वो इस बार संजीदा हुआ। तुम कहोगी तो रुक जाऊंगा हमेशा के लिए। जाले से जिशान पर से नजर न हटाई जा सकी। वो फिर नजर झुका गई। वो जानती थी वो रुक जाएगा, पर वो ये जुल्म इस पर किसी सूरत नहीं डाल सकती थी। आप वापस आ जाना, मैं नहीं रोकूंगी। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी कभी। वैसे भी आप हुए साथ तो मुझे मुस्कुराने से फुर्सत नहीं मिल रही, पढ़ाई कैसे कर पाऊंगी? वो फिर से दूसरी तरफ देखने लगी। वो इकरार कर चुकी थी कि वो जिशान के साथ बस मुस्कुराती है। ये इस शख्स के लिए बहुत कीमती लम्हा था। मेरी पर्सनल लाइफ अब बस तुमसे जुड़ी है। तुम हाकिम हो मेरी, ये कभी मत भूलना। दिल चाहा कि रोकूं तो रोक लेना, जबर से आज़ाद रहना बस ये चाहता हूँ। वो प्यार से सब समझा चुका था। उसके बाद बीच में फसूखेज चुप हायल रही। गाड़ी शराजी हाउस के पोर्च में एंटर होते रुक चुकी थी। जाले ने अपनी तरफ लपेटी शाल उतारनी ही चाही जब जिशान ने रोका। इसे तुम मुझे गुड बाय कहकर लौटाना, तब तक इसे खुद के करीब रहने दो। क्या पता तुम मुझे ना रोको और मैं खाली हाथ वापस आते खुद को बुरा लगूं। ये शाल मेरे पास वापसी के सफ़र में होगी तो अच्छा लगेगा। अब जाओ रेस्ट करो, बाकी मस्ती कल। जिशान ने बस जाले की खामोश आंखें सरसरी से देखकर मना किया तो जाले ने शाल वापस ओढ़ ली। कल तक मिस करूंगी आपको। वो लाड बड़ा मुस्काई तो जिशान ने बहुत से जज्बात को एक साथ दिल में दबाया। ओए, याद करने नहीं भेज रहा, सोने भेज रहा हूँ। मैं भी कोई याद करने वाली चीज़ हूँ जाले? जिशान हैदर। वो नजरें सी फेर गया। शायद जाले को देखकर उसे अपने बेकाबू होने का खतरा लाहक था, लेकिन वो नहीं जानता था उसकी संभालने की खातिर फेरी वो नज़र जाले के दिल पर दस्तक दे बैठी है। संभाल कर रखने वाली चीज़ तो है। जाले ने बेख्तियार कहते ही जल्दी से डोर ओपन किया और बाहर निकली। सर्दपन घेर गया पर शाल ने खूब बचाव किया। इससे पहले वो घर की तरफ जाती जिशान भी गाड़ी से निकलता महसूस हुआ तो वो जाते जाते रुकी। जाले, वो जल्दी से पलटी। मैं भी कल तक मिस करूंगा। जिशान के लफ्ज लफ्ज से छलकता उन्स वो महसूस करती मुस्कुराई। ओए, मिस करने नहीं छोड़ रही, सोने के लिए छोड़ रही हूँ। बदला तो मोहतरमा फौरन चुकाती थी। दोनों बेहद मुस्कुराते हंसे और फिर खामोशी छा गई। हमेशा ये छोड़ना टेम्पररी होगा जाले? वो खूबसूरत सवाल था। जाले भी खूबसूरत जवाब देना चाहती थी। आज की शाम के बाद एब्सोल्युटली। वो इससे खूबसूरत जवाब शायद दे पाती,
गुड नाइट। वो वापस खिल उठा, मुरझाए चेहरे पर रौनक आई। गुड नाइट मुस्कुराकर कहे वो उसके बाद पीछे ना पलटी और घर में घुसी तो जिशान भी वापस बैठे हंस पड़ा। अपने बचपने को सोचता चौकीदार की गेट खोलते ही गाड़ी भगा ले गया। जाले बैक लाउंज में ही रखती पहले सीधी लाला के कमरे की तरफ बढ़ी। डोर नॉब धीरे से घुमाया तो दरवाजा खुल गया। वो वाकई पूरा दिन काफी काम कर चुका था, तभी सो गया। जाले की आंखें मिठास और प्यार से भर गईं। वो दबे पैर अंदर आई और तकिया सीने में दबाकर गर्दन दाएं तरफ करके लेटे अरमान के पास बैठी और नम आंखों से झुककर इसने अरमान के माथे को चूमा, इतनी शिद्दत से कि वो गहरी नींद से जाग गया पर आंखें ना खुली। मैं आपसे दुनिया के हर फर्द से ज्यादा प्यार करती हूँ लाला। आपके इजहार की मोहताज नहीं मेरी मोहब्बत, न कभी होगी, लेकिन आपका मुझे बेदिली से गले लगाना भी मेरे लिए खजाने सा है। वो माथा छूना मुझे अच्छा लगने की हर कैफियत से बारी रहा। आपकी ज़िंदगी का कल जो नया सफ़र शुरू होगा, मेरी दुआ है आपको बदल दे, खुशियों और राहतों से भर दे। आमीन। वो दुआएं लुटा रही थी और मान को लगने वाली थी। ज्यादा तंग ना करे वो उठी और जैसे दबे पैर आई वैसे ही उठकर कमरे से चली गई। मगर उसके जाते ही अरमान ने आंखें खोलते दरवाजे की तरफ देखा। वो यही सोच रहा था, इसने जाले को मोहब्बत का इजहार तो कभी नहीं सिखाया। वो दंग था जाले के इस हुनर पर, जो माथा चूमने में अरमान शराजी को शिकस्त फाश देकर चली गई थी। वो करवट बदल गया पर अब नींद इन ग्रे आंखों से कोसों दूर जा बसी। सुरहाई गुलाई। रोम में आकर लिहा ने सबसे पहले साउथ कोरिया के शहर अल्सान में मौजूद अपनी फैमिली का एड्रेस अपनी डायरी से निकाला, जहाँ एक नंबर भी था। वो फ़ोन लिए इस नंबर को डायल करती सख्त मुस्तरब थी और फिर दूसरी की तरफ से कॉल उठा ली गई। कैसी हैं नीलो आंटी, मम्मी पापा घर पर हैं? वो कोरिया की ही जुबान में किसी घर के करीब ही रहती हमसाई से मुखातिब थी, जिससे वो पिछले 15 सालों में अपने वालदैन की खैरियत पूछती रही थी। पिछले माह उन्होंने घर बदला है लिहा, मैं तुम्हें नया पता भेज देती हूँ, क्या तुम वापस आ रही हो? वो शफीक सी आंटी आज से बोली। जी मुझे वापस आने का मौका मिल रहा है, वरना आप जानती हैं कोरिया वापसी मेरा एक दर्दनाक ख्वाब बन गया था, जिसकी वजह से मैं अपने मुल्क और शहर से निकली। वही सबब बन रहा है। अलीहा की आंखों में नफरत और गुस्सा था। क्या तुमने उसे माफ कर दिया? नीलो साहिबा दुखी लहजे में बोली। मरकर भी नहीं कर सकती, आप मुझे पता भेज दें। अलीहा ने कहकर राब्ता तोड़ा ही कि साथ ही नीलो साहिबा ने उसके पेरेंट्स के घर का पता भेजा, जिसे देखकर लीहा ने एक गहरा सांस खींचा। 15 साल बाद वो वापस जाने वाली थी। पिछले 15 सालों में इसने कई बार फरोजा बेगम और उनकी इंग्लैंड की डॉन बेटे से कोरिया वापसी की ख्वाहिश की, मगर मिस्टर जलाल नामी वो आदमी जिसने अलीहा को बहन बनाया था, इसे वापस जाने की इजाज़त नहीं देता था। और अब भी इसने अलीहा को इंग्लैंड से वापस पाकिस्तान भेजते ये ताकीद की थी कि वो जल्दी वापस आकर उसकी बहुत अच्छी जगह शादी करवाएगा, क्योंकि जलाल के नज़दीक अलीहा पर ना तो अब उसके पेरेंट्स का हक है, ना इस आलेन जाह का, क्योंकि अलीहा ने अपनी दरबदरी की सारी कहानी बदकिस्मती से जलाल को बता रखी थी। जब जलाल ने काजिम को सजा दी, इसे मारा, तब वो आलेन जाह को भी मारना चाहता था, मगर अलीहा ने जलाल को उसकी माँ की कसम दी कि वो हमेशा यही रहेगी, पर आलेन जाह को कोई सजा ना दे। और सिर्फ इसी शर्त पर जलाल ने आलेन को बख्शा। और अब जब कुछ दिन में जलाल आकर अलीहा की कहीं शादी करवाने वाला था, इस सूरत हाल में जब इसने आलेन को एयरपोर्ट पर देखा तो उसके दिल में अपने माँ बाप के पास जाने की ख्वाहिश जागी। और तभी इसने आलेन को वक्त ही यूं जाहिर किया कि वो माफ़ कर चुकी है, लेकिन दर हकीकत वो माफ़ करने लायक ही नहीं थी। अब उसे बस अपने माँ बाप की चौखट पर मरने की ख्वाहिश थी। न जाने कितने लम्हे वो यूं ही मैट्रेस पर बैठी रोती रही। दरवाजे पर होती दस्तक पर लिहा ने जल्दी से अपने आंसू पहुंचे और उठ खड़ी हुई। इस्लामाबाद से अल्सन की 20 घंटों की मुसलसल फ्लाइट थी। फ्लाइट कंफर्म हो गई है, आधे घंटे तक तुम रेडी नहीं हुई? आलेन ने अंदर झांका तो अलीहा ने जल्दी से अपने आंसू रगड़ते रुख फेरा। बस हो रही हूँ, तुम जाओ, आती हूँ। अलीहा ने वार्डरोब की तरफ बढ़ते अपना ड्रेस निकाला, मगर पलटी तो आलेन उसकी राह में जमा खड़ा था। तुम इतनी जल्दी कैसे मान गई? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या तुम सच में इतनी नर्म दिल बन गई? तब तो बहुत जिद्दी हुआ करती थी। आलेन के शक पर लिहा ने नजरें नीची की। वो अल्सन पहुंचने तक कुछ बोलना नहीं चाहती थी। तुम्हें मेरे मान जाने पर मुतमईन हो जाना चाहिए। वो मामला मत कुरेदो जो तुम्हारे लिए वबाले जान बन जाए। किसी के बेडरूम में यूं घुसना अच्छे मैनर्स नहीं। आलेन जा, कहाँ गए तुम्हारे असूल? वो ना चाहते हुए भी तल हुई, हालांकि कोशिश थी ना हो। तुमने जब कहा मेरा प्रपोजल आया है, तकलीफ हुई थी। हिम्मत कैसे की तुमने उस दिन ये कहने की? मार दिया था तुमने भी मुझे। क्या तुम इंतजार नहीं कर सकती थी मेरी जिद के खत्म होने का? वो फीका सा मुस्कुराई। तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। तुम्हारे और तुम्हारी मौत के बीच में खड़ी हूँ। अलीहा की बेढंगी बात आलेन जाके सर से गुजरी। मतलब? वो समझ ना सका। मैंने झूठ कहा कि मैं माँ नहीं बन सकती।
क्या कहोगे अब भी शादी करोगे या अपना रवायती जुमला दोहरा कर मेरा फिर से कत्ल करोगे कि मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए जो माँ बन सकती हो? अलीहा ने आलेन जहाँ की आंखों में आंखें डालते कहा। आलेन समझ ना सका ये लड़की उसके साथ करना क्या चाह रही है। कोरिया पहुंचकर इस पर बात होगी अलीहा। आलेन ने दामन छुड़वाना चाहा, अलीहा ने छुड़वाने दिया और जख्मी सा मुस्कुरा दी। कोरिया पहुंचकर मैं तुम्हें दिखाई दे गई तो कहना, जितना मैं तुम्हारे लिए ख्वार हुई अब बकिया जिंदगी ख्वार होने की बारी तुम्हारी है अलेंजा। क्योंकि औरत एक बार मर जाए फिर उस पर जितने फूल चढ़ा लो वो उस मर्द के लिए कब्र ही रहती है, घर नहीं बनती। तुम्हें खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम अलीहा बदर नहीं। वो बस चुपचाप आलेन को देख रही थी। उसकी नज़रों में दुख था, लेकिन आलेन उसके दुख से बेनियाज समझ रहा था। वो आज भी उसके लिए मेहरबान है, पर ऐसा नहीं था। धोखा मत देना मुझे अलीहा, मैं धोखा देता नहीं हूँ तो सहना भी नहीं आता मुझे। रेडी होकर आओ। आर्यन ने तंबीह की और कमरे से निकल गया, जबकि अलीहा ने ड्रेसिंग पर पड़ी हर चीज़ एक ही झटके से ज़मीन बोस की। किस किस्म का संगदिल शख्स है ये। लानत है तुम्हारी मोहब्बत पर अलीहा, और लानत इस मजबूरी पर जिस सबब तुम्हें इसका सहारा लेना पड़ा। अलीहा ने चीख कर खुद पर मलामत की और खुद को वॉशरूम में बंद कर दिया। हाँ, वो जब रेडी होकर अपने डॉक्यूमेंट्स और बस एक बैग लिए बाहर आई तो स्पॉट थी, हर एहसास से आ रही। आलेन ने भी फिलहाल इससे बात ना की और दोनों साथ ही फ्लाइट के लिए निकल गए। एक नई खूबसूरत सुबह आ चुकी थी, ज़मीन ज़्यादा खुशो खुरम थे। आज अनिया फाइनली शराजी हाउस में मलिका बनकर आने वाली थी। चूंकि बारात का इवेंट हॉल में था और शाम का फंक्शन था, तो सभी गुज़िश्ता मेहंदी फंक्शन की थकन उतार कर लेट ही उठे। फिर उठने के बाद तैयारियों में कब शाम हुई पता ही ना चला। अनिया भैया के साथ सैलून निकल गई, जहां उसे छोड़ने के बाद वो वापस आ गया, जबकि बाकी सब भी बारात के फंक्शन के लिए रेडी हो रहे थे। जिशान भी थक हार कर 4 बजे उठा। वो भी जान ने आकर कंबल खींचा, तब जनाब को होश आई। बेगैरत, अब उठ जा, क्रेन मंगवाऊं। दो दो अहम रिश्ते हैं तेरे, दुल्हन तेरी लाडली चुड़ैल और दुल्हा तेरा लाडला बर्फाना। उठ जा जीशु, सब तैयार हो गए। या मेरे अल्लाह, काले फूल, नहुसत। इससे पहले महरीन फूलों को उठाकर फेंक दी, जिशान जल्दी से उठा और भागकर इनके हाथ से बुके छीना। जान है इनमें मेरी, कहाँ से मनूस लगी आपको बीजी? जिशान ने छपटने से ज़ीशान के छपटने से ज़्यादा महरीन को तो उसके अपने लाडले की बात ने सुन कर दिया। इन काले फूलों में तेरी जान कैसे आ गई? मेरी तरफ देख। वो ज़ीशान की बारी बारी आंखें देख चुकी थी, जो देर से सोने का ऐलान कर रही थी। और ये सच था, कल रात से अपना कमरा बस इन फूलों के सबब ही काबिले कबूल रह गया था, वरना आराम और सुकून तो वो छोटे बालों वाली ले उड़ी थी। आप नहीं समझेंगी। वो इन फूलों को, जिनके किनारे अब जरा प्रिजर्व स्प्रे हटने से मुरझा रहे थे, तख्ता इस बुके को वापस ड्रेसिंग पर सजाए बोला, तो महरीन मलिक बेहद खूबसूरत मुस्कुराई और जिशान के शाने को प्यार और शफकत से चूमते दरवाजे की तरफ चली गई। मैं तेरी दादी हूँ खोतिया, मुझसे नहीं छुप सकता तू। चल हुलिया दुरुस्त कर, खुशबाश देवदास लग रहा है। वो चली गई, पर जिशान को जरूर हंसा गई। जल्दी से फोन तक पहुंचे, पहले जरा यार को कॉल मिलाई। अरमान बस इसी वक्त शिराजी हाउस से किसी काम से निकला था। होश आ गई तुझे मनहूस? काल लगते ही अरमान की खा जाती आवाज जनाब को वापस मैटर्स पर गिरने पर मजबूर कर गई। हुक्म जानू, कहे तो आ जाऊं तुझे सैलून छोड़ने। जीशु की ऑफर तो अच्छी थी, पर सैलून से पहले अरमान किसी और अहम फरीजे को निभाने जा रहा था, जो वो जिशान को भी नहीं बताने वाला था, क्योंकि ये जीशु का जीना हराम कर देता। मैं चला जाऊंगा, तू उठ जा, बस यही एहसान होगा तेरा मुझ पर और इस धरती पर, अरमान ने आज जाते दरख्वास्त की। ओके जानू, अच्छा सुन, क्लीन शेव करवा लेना। अनिया को हर तरफ से तो डंग मारता है, कम से कम मुंह तो सॉफ्ट वाइप देगा बेचारी को। जीशु के मशवरे पर अरमान ने गायबाना लानत अरसाल की। लख दी लानत तुझ पर और तेरे मशवरे पर। मुझे कोई शौक नहीं छिला टमाटर बनकर घूमने का, तू ही काफी है कोचा। अरमान शराजी की अपनी एक पर्सनैलिटी है और अनिया को वही पसंद है। चल उठ जाना, अब कितना सोना है तूने, मेरा इकलौता यार है, तू साले कोई ख्याल कर। अरमान की गैरत दिलाने पर आहिर ज़ीशान साहब सारा खुमार चढ़ के उठ ही गए और अपनी हसीन बूथी भी शीशे में देखी, सदका भी उतारा। चल उठ गया, तैयार शहर होके मिलता हूँ तुझे सैलून पर, मेरी छमक छलो। ज़ीशान ने कसम उठा रखी थी बकवास याद की। वाहियात इंसान। दुल्हा साहब बड़बड़ा कर फोन ही काट गए, जबकि जिशान कह कहा मारता उठकर ड्रेसिंग के सामने आ जमा। कसरती वजूद ने एक तोबा और शिकन अंगड़ाई ली। फिर न जाने क्या सूझी कि पलट कर मैट्रेस पर रखा फोन झुक कर उठाए, जाले का नंबर मिलाया, जो दादी जान का बहुत ही प्यारा सोबर सर जोड़ा बनाकर जूड़ा पेंस लगा रही थी। खुद मैडम आज छोटे छोटे बाल नीचे से कर्ल कर चुकी थी, मेकअप भी रेडी था, बस दादी जान के बाल बनाकर खुद भी चेंज करने वाली थी। जीशु की कॉल सुन ले, मेरा हो गया, मैं बाहर हूँ, जल्दी से आ जा। अरमान वहीं से ज्वाइन कर लेगा हॉल में। और हाँ, वो हार पहन ले आज, अब सुहागन है, अच्छा लगेगा।
فائزہ نے اپنا دوپٹہ لے کر خوبصورت سی شال کندھوں پر ڈالی اور پیار سے زالے کی گال سہلائے باہر بڑھی تو زالے نے جلدی سے فون اٹھا کر بے قراری سے کال پک کیا، فون کان سے لگایا۔ کیا کلر پہن رہی ہو زالے، میچنگ کریں؟ ذیشان کی آواز ہی زالے کے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ شور، ایجین کلر کی میکسی ہے میری، گولڈ سمپل شیشہ ورک کے ساتھ جولری اور ہیلز گولڈن۔ ذیشان نے جلدی سے ڈریسنگ روم گھستے اپنا عالی شان وارڈروب ایک نظر دیکھا۔ سرسری دیکھنے پر ایجین کلر نہ دکھائی دیا۔ اتنا چوزی کلر چنا ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں اس رنگ کی شرٹ، ذیشان نے اداس ہوتے بتایا۔ اوکے، آپ ہاف آور ویٹ کریں، تب تک شاور لیں، میں بندوبست کر دیتی ہوں۔ وہ حیرت سے مسکراتا واپس روم میں آیا۔ تم مجھے شرٹ گفٹ کرنا چاہتی ہو؟ اف، زیشو کی مسرور خوشی۔ کیا نہیں کر سکتی؟ وہ بھی بلا کی لاجواب کرنے کی ماہر تھی۔ کرو نا، میں تو تم سے گفٹ لینے کو مر رہا ہوں۔ جناب کی بہکی ٹون اس پار دھڑکنوں سے چھیڑخانی کر رہی تھی۔ بس پھر ویٹ کریں، ڈرائیور آدھے گھنٹے تک دے جائے گا، مجھے سائز کا بتا دیں ٹیکسٹ کر کے، بس شرٹ چاہیے۔ وہ فوراً آمادہ ہوئی، پھر فکر سے پوچھا، تم بھی چاہیے ہو؟ یہ کہتے ذیشان نے کچھ نہ سوچا۔ زالے کو لگا وہ پھر سے اس شخص کے حصار میں چلی آئی ہے۔ رکھتی ہوں ذیشان، ریڈی ہونا ہے مجھے بھی۔ وہ جلدی سے کال بند کر گئی کیونکہ اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے اور ذیشان اسے تو اپنے دل کی بات کا ایک قرار ملا۔ جناب اپنا سائز میسج میں بھیجے، ٹاول اٹھا کر نہانے دوڑے اور وہیں زالے نے آن لائن شرٹ تو آرڈر کی اور پک کرنے کے لیے ڈرائیور انکل کو دوڑایا، جو شرٹ پک کیے سیدھے ملک حویلی پہنچے اور گیٹ سے ہی شرٹ پہنچائی جسے ذیشان کی بابی پریس کرے اس کے کمرے میں رکھ گئی۔ وہیں دوسری طرف ارمان بھی سیلون تو پہنچا پر اپنے نہیں، انیا کے۔ آج صرف ایک ہی دلہن کی ریزرویشن تھی اور یہ بھی ارمان نے ہی کروائی تھی کیونکہ اسے رش نہیں چاہیے تھا۔ انیا کا میک اپ ہو چکا تھا، اس نے لہنگے کی شرٹ کے ساتھ اس کا ٹراؤزر جو لہنگے کے نیچے بنا وہ بھی پہن لیا تھا، جبکہ اس کا بہت پیارا جوڑا بھی بن چکا تھا۔ صرف جولری، لہنگے کی بیس اور لہنگا اور دوپٹہ باقی تھا۔ جب اندر برائڈل روم میں باہر سے چوکیدار انکل گئے، ارمان شرازی آئے ہیں، چوکیدار نے بتایا تو سیلون والی دھیما سا مسکرائی اور واپس انیا کے عقب میں رکی جو اپنی بہت ہی حسین گولڈ اور ڈائمنڈ کی جولری دیکھ رہی تھی۔ آپ کو باقی کوئی اور تیار کرے گا؟ سیلون کی اونر نے جب بتایا تو انیا حیرت سے پلٹی۔ ہیں؟ کون؟ وہ پریشان ہوئی، پر جب سیلون والی مسکرا کر باہر نکلی تو اس کے کچھ سیکنڈ بعد اندر آتے ارمان کو دیکھتے انیا نے بمشکل لڑکھڑانے سے خود کو روکے ڈریسنگ میز کا کارنر تھما تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ارمان اسے آدھا دلہن بنا دیکھے ہی پاگل ہو رہا تھا۔ وہ خود ابھی دلہن نہیں بنا تھا لیکن اچھا لگ رہا تھا وائٹ شرٹ اور بلیک جینز میں۔ آپ یہاں؟ وہ جو سمجھ رہی تھی آواز گل ہو گئی، منمنائی تو آواز سرگوشی سے نکلی۔ ارمان اس کی طرف بڑھتا بالکل چند انچ کے فاصلے پر آ رکا۔ میری دلہن میرے لیے کسی اور کے ہاتھوں سے سجے، یہ ہونے دینا میرے جذبات پر بڑا باری ہوگا انیا۔ میں آئی۔ وہ اس سے جس طرح اجازت لے چکا تھا وہ کچھ کہنے لائق نہ بچی، وہ تو ہلنے تک کے قابل نہ تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ نظریں سی مسکرا کر جھکا گئی تو ارمان نے گردن پیچھے موڑتے کاؤچ پر رکھا اس کا ہیوی گھیرے والا انابی اور سنہرا لہنگا دیکھتے پیچھے پلٹ کر اٹھایا تو انیا جلدی سے اس کے ہاتھوں سے لے کر اٹیچ روم میں بھاگ گئی۔ ارمان بھی دھیما سا مسکرایا اور ڈریسنگ پر رکھے باری زیورات کو اس کے باکس سے نکالا۔ وہاں رکھی انیا کی پرفیوم اٹھا کر اسے ناک کے قریب کرتے سونگا۔ ایسی خوشبو ہمیشہ سے اسے انیا کے قریب محسوس ہوا کرتی تھی اور کوئی ترکش پرفیوم تھا۔ آہٹ پر ارمان پلٹا تو دلہن آپے کے قہر ڈاتی انیا لہنگا پہن کر آ چکی تھی۔ اب بس زیورات اور دوپٹے کی کمی تھی اور چاند لگانے کو ہیلز کی۔ ہیو اے سیٹ۔ ارمان نے اپنا ہاتھ پھیلائے اسے کاؤچ پر بٹھانا چاہا تو انیا نے گھبرائی سی مسکراہٹ دیتے وہ حسین ہاتھ جکڑتے ہی بیٹھ کر اسمائل دی۔ وہیں نیچے ہی انیا کی گولڈن ہیلز رکھی تھی۔ آپ نے مجھے سرپرائز کر دیا مسٹر نان رومانٹک، وہ اترا رہی تھی جب ارمان نے اس کے لہنگے میں چھپا پیر پکڑتے اس کے قدموں میں بیٹھ کے اس کو ہیل پہنائی۔ انیا کے پیر ریڈ نیل پینٹ اور بہت باریک سی مہندی کی پیروں کی طرف بنی لکیروں سے اور پیارے لگ رہے تھے۔ پھر ارمان نے جسے احتیاط سے ہیلز دونوں پیروں میں پہنائی اس کی خوبصورتی سب سے بڑھ کر تھی۔ وہ جواب دینے کی بجائے سیدھا ہوا اور اس بار دونوں ہاتھ انیا کی طرف پھیلائے کیونکہ لہنگے کا کافی بوجھ تھا۔ وہ جلدی سے اپنے مہندی سے سجے ملائم ہاتھ ارمان کو تھمائے، اسی کے سہارے سے اٹھتی اس کے برابر لگنے لگی کہ دونوں اب ایک دوسرے کی آنکھوں کے ستارے چھو سکتے تھے۔ تمہاری ہر رات میرے ساتھ ہونی چاہیے، اس سرپرائز کا جواب یہی چاہیے مجھے۔ ارمان اس شرارت پر اب تک اٹکا ہوگا، یہ سنے وہ بے اختیار ہنسی۔ ہاں ارمان، مذاق تھا وہ مچلتا مسکرائی پر ارمان نے اس پر سے نظر ہٹائی اور اسے واپس ڈریسنگ کے سامنے لایا۔
ایسے مذاق پسند نہیں مجھے۔ ارمان نے سب سے پہلے ہار کے ساتھ کیا آویزیں اٹھا اور پلٹ کر خود کو وارفتگی سے تکتی انیا کے کانوں میں پہنائے۔ ہار مان کے ہار جب اس کی گردن کو چھوئے وہ مسکرائی اپنی رانائیوں سمیت۔ لیکن میں ہمیشہ کرتی رہوں گی ایسے مذاق تاکہ آپ میرے لیے ایسے سرپرائز ارینج کرتے رہیں۔ ارمان آپ کو اس طرح کا ایکسپریسو امید نہیں کیا تھا میں نے۔ وہ اس کے ہار کی طرف متوجہ تھا پر انیا تو اس سے نظریں ہٹانے لائق نہ بچی تھی۔ جانتا ہوں کیا تم خاموش ہو سکتی ہو؟ وہ اسے ڈانٹ گیا کیونکہ ہار پہنانا اس بندے پر بھاری تھا۔ وہ سر ہلاتی چپ ہوئی۔ ارمان نے انیا کی فرما برداری پر اپنی آنکھوں کو مسکرانے سے بہت روکا پر ظاہر ہو گئی اور انیا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ انیا نے اپنے گلے کی شرٹ اوپر کو کھینچی تو ارمان کا دھیان اب اس کے ڈیپ گلے پر گیا۔ تبھی جناب ذرا برہم محسوس ہوئے۔ ارمان نے بہت دھیان سے اس کے بالوں کے جوڑے کا خیال رکھتے ہوئے وہ ہار انیا کے گلے میں سجایا اور اس کے بہت بڑے ہونے کے سبب ہی انیا کی شرٹ کا گلا بھی ڈیپ رکھا گیا تھا اور جب ہار گلے میں سجا تو انیا کی رانائیوں کو بہت خوبصورتی سے ڈھانپ گیا۔ شرٹ تھوڑی گلے سے لوز تھی۔ سیلون والی نے پیچھے 2 پنز لگا کر ٹھیک کی۔ انیا اس کی برہمی بھانپ کر فوراً نظریں چراتی بولی اٹس اوکے آگے سے دھیان رکھنا۔ ارمان کے دوپٹے کی طرف دھیان دینے پر انیا نے گہرا سانس یوں لیا جیسے روک رکھا ہو۔ یا اللہ یہ بندہ یہ سب اتارے گا بھی ایسے ہی تو میں نے تو تب فوت ہی ہو جانا ہے۔ مجھے بچا لیں اس گنے میسنے سے جو کچھ کیے بنا ہی میرا درجہ حرارت بڑھا چکا ہے۔ انیا کا پورا وجود فطری سی کیفیت میں کانپ رہا تھا۔ ارمان نے دوپٹہ اٹھا کر انیا کے سر پر اڑایا تو وہ جلدی سے دونوں پلو سمیٹ گئی۔ اسے نوز پن اور ماتھا پٹی کو سیٹ کروا لینا اس کا آئیڈیا نہیں ہے مجھے ابھی۔ ارمان نے ذرا فاصلہ بنایا تو انیا نے سر ہلاتے سے دیکھا میں نکلتا ہوں۔ وہ اپنا فریضہ اور خواہش نبھا کر پلٹا ہی کہ انیا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے روکا۔ باری دوپٹہ انیا کے کندھوں پر ڈلایا۔ ارمان وہ اس سے پہلے کچھ کہتی وہ پلٹا ملتے ہیں رات میں انیا۔ ارمان کے اس جملے میں انیا کی جان لینے کی قوت تھی۔ وہ فوراً ہاتھ آزاد کرے نظریں جھکا گئی۔ تھینک یو یہ بہت اسپیشل تھا میرے لیے۔ وہ ہنوز بہت خوشی سے بری تھی۔ میں یا میرا آنا کوئی ایک بتاؤ۔ وہ اسے نظریں اٹھائے مضطرب سی تکنے لگی۔ آپ سمیت آپ کا آنا۔ انیا کی آنکھیں خفیف سا دھندلائیں تو ارمان نے جاتے جاتے واپس پلٹ کر اپنا چہرہ انیا کے آگے کیا۔ وہ ارمان کی خواہش سمجھ کر مسکرائی اور اس کی گال پر ملائم ہونٹوں کو رکھ کر پیچھے ہوئی۔ سی یو۔ اس کی گال تھپکائے وہ اتراتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور انیا ایک بار پھر اس شخص پر لٹ گئی جبکہ دوسری طرف ایجین کلر کی شرٹ کے ساتھ میچنگ تیاری کرتے ذیشان حیدر ملک بھی اپنی حسینہ پر بجلیاں گرانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ٹن ٹنا۔ جی جناب تو اسپیشل فرمائشی لانگ ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو ضرور بتائیے گا۔ آج تو چھپڑ پھاڑ رسپانس بنتا ہے تاکہ اگلی تباہی ایپیسوڈ دے سکوں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ یہ والی ایپیسوڈ اچھا سا اس پہ رسپانس دیجیے گا تبھی میں بہت 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 اسپیشل والی لکھ پاؤں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔